वेलकम अगेन टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कौड़ा। कल हमने मोड्स ऑफ एजेंसी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट। तो आइए शुरू करते हैं ड्यूटीज ऑफ एजेंट। फर्स्ट है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट हिज ड्यूटी। जब हम प्रिंसिपल कोई एजेंट को एम्प्लॉय करते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि अपनी जो एजेंट है ड्यूटीज किसी और को डेलीगेट ना करे, क्योंकि ये जो आपस का इनका रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट का, एक कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है और जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ट्रस्ट रिपोज करते हैं, तो एजेंट का भी फर्ज बनता है कि उस ट्रस्ट को वो ना तोड़े। तो उसकी सब एजेंट उन्होंने आगे किसी को एम्प्लॉय नहीं करना, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, जब किसी ट्रेड की कस्टम हो तो उसमें सब एजेंट को एम्प्लॉय किया जा सकता है। सेकंड है कि नेचर ऑफ एजेंसी, जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो पैसे नहीं दे रही है, उसको रिकवर करने के लिए आप एक एडवोकेट को एंगेज करो, तो फिर एजेंट जो है वो एडवोकेट को एंगेज कर सकता है। या कोई एक पार्टी जो फॉरेन में जैसे बैठी है तो परचेज ऑफ गुड्स जो है सेलिंग एंड परचेजिंग वो वहां पे फॉरेन में होनी है, तो वो फॉरेन में किसी को अपना सब एजेंट नियुक्त कर सकता है वहां का काम करने के लिए। थर्ड क्या है, जिसमें पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं होती, तो वो एक सब एजेंट को वो वाला काम दे सकता है, जैसे कोल को वे कराना या जो कंसाइनमेंट है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करवाना, तो वो एक सब एजेंट को ये काम असाइन कर सकता है। अब फोर्थ क्या है, जब प्रिंसिपल एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उसको एजेंट को एक सब एजेंट नियुक्त करने के लिए कर देते हैं। उसके बाद है एक्ट ऑफ द सब एजेंट बाइंड द प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स। जब उनकी कंसेंट से सब एजेंट एक नियुक्त होता है तो प्रिंसिपल उसके एक्ट से वो बाइंड होते हैं, उसी तरीके से ही बाइंड होते हैं जैसे कि उन्होंने ये वाला एजेंट खुद नियुक्त किया है, या जैसे वो एक जो उन्होंने एजेंट नियुक्त किया होता है जैसे उसके काम के लिए वो बाइंड होते हैं, इसी तरह ये सब एजेंट के काम के लिए भी बाइंड होते हैं। अब सेकंड है ड्यूटी टू फॉलो प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस। जो एजेंट है उसको जो एजेंसी का जो काम है उसको प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के मुताबिक ही वो काम करना चाहिए। अगर सेकंड है, अगर डायरेक्शंस नहीं है तो फिर उसको वो कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए जो वो पर्टिकुलर जगह पे होती हैं, तो उसको फॉलो करके उस बिजनेस को कंडक्ट करना चाहिए। अगर एजेंट प्रिंसिपल के डायरेक्शंस के मुताबिक काम नहीं करते, कुछ नुकसान हो जाता है, तो उनको प्रिंसिपल को कंपनसेट करना पड़ेगा, पर अगर कोई प्रॉफिट होता है वो भी उनको प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। अगर जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के डायरेक्शंस के मुताबिक काम नहीं करते तो प्रिंसिपल को नुकसान होता है, तो एजेंट ये नहीं कह सकते कि मैंने तो इस लॉस को पहले एंटिसिपेट ही नहीं किया था। तो चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो कि लॉस होना है, ही हैज टू कंपनसेट द प्रिंसिपल। इसमें एक केस है लिले वर्सेस डबल डे का। इसमें डिफेंडेंट एग्री करते हैं कि प्लेंटिफ की गुड्स को वो अपनी रिपोजिटरी में रखेंगे, पर उनको कुछ गुड्स को वो वेयर हाउस में रख देते हैं। वेयर हाउस में जो चीज़ों को आग लग जाती है, डिफेंडेंट्स की बेशक जो नेग्लिजेंस की वजह से नहीं लगती है, पर फिर भी प्रिंसिपल का तो नुकसान हुआ, तो डिफेंडेंट हैज टू कंपनसेट द प्रिंसिपल। अब जैसे एडवोकेट्स होते हैं, ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ हिज क्लाइंट। अगर वो उसके कॉन्ट्रेरी कोई काम करते हैं जिससे कि फिर क्लाइंट का नुकसान हो जाता है, तो वो उसको वो कंपनसेट करेंगे। अब थर्ड है ड्यूटी टू शो प्रॉपर स्किल
एंड केयर, जब हम कोई एजेंट किसी काम के लिए नियुक्त करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको इसके बारे में नॉलेज है और उसकी स्किल्स सफिशिएंट हैं इस बिजनेस को जो हमने उसको असाइन काम किया है उसको चलाने के लिए। अगर वो कोई निगलेक्ट करता है या कोई वांट ऑफ स्किल की वजह से या मिसकंडक्ट की वजह से प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है तो वो उसको कंपनसेट करेगा। अब एक कैपल वर्सेस व्हीलर का केस था। प्रिंसिपल ने अपने एस्टेट एजेंट को कहा कि मेरी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कोई बायर लेके आ। तो एक बायर ने उसको कहा कि मैं 6,150 पाउंड्स का ये एस्टेट खरीदने को तैयार हूँ। ये वाली बात उसने कम्युनिकेट कर दी अपने प्रिंसिपल को। पर बाद में एक और बायर आया, उसने कहा कि मैं 6,750 पाउंड्स में ये एस्टेट खरीदने को तैयार हूँ। ये बात उसने प्रिंसिपल को कम्युनिकेट नहीं की। प्रिंसिपल का जो लॉस हुआ, नाउ ही विल कंपनसेट दैट लॉस। अब फोर्थ है ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। जो एजेंट जैसे उसके पास कुछ कागज हैं या कोई वो अकाउंट्स मेंटेन करता है, वैसे उसकी ड्यूटी है कि वो सारे अकाउंट्स को मेंटेन करे। और जब फिर प्रिंसिपल इसके वो मांगता है तो उसको वो प्रिंसिपल को वो सारे अकाउंट्स का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर वो इनको मिस यूटिलाइज करता है या मिस अप्रोप्रिएट करता है तो वो जो लॉस होता है उसकी कंपनसेशन भी उसको प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी। जैसे एजेंट से प्रिंसिपल अपने अकाउंट्स मांग सकता है तो उसी तरह ही एजेंट भी प्रिंसिपल से अकाउंट्स मांग सकता है। जैसे एक सरोज कपूर वर्सेस नितिन कास्टिंग लिमिटेड का केस था। इसने प्लेंटिफ जो था वो एजेंट था डिफेंडेंट्स का, उसको कहा गया टू सिक्योर ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ इट्स गुड्स टू पार्टीज, और जो सप्लाई होगी उसका 5% तेरे को कमीशन दिया जाएगा। बाद में इसको कमीशन नहीं दिया गया तो इसने भी प्रिंसिपल को अकाउंट सरेंडर करने के लिए कहा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी, क्योंकि जो उसका प्रिंसिपल था सारे अकाउंट्स को मेंटेन करता था, उसके पास सारी रिसीट्स थी, सारी एग्जीक्यूशंस थी, कितने पैसे आए सब कुछ उसके पास हिसाब किताब था। एंड जो इसका रेंडिशन ऑफ अकाउंट उसने करा तो अबाउट द कमीशन टू विच ही वाज लायबल, तो इट वाज मेंटेनेबल। फिफ्थ है ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। जैसे वो रीजनेबल डिलीजेंस से भी काम कर रहा है पर कई बार उसको पता नहीं चलता कि क्या करना है, तो वो प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शंस सीख कर सकता है, प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करके उनसे उनकी सलाह ले सकता है। सिक्स्थ है ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। जब एजेंसी का जो बिजनेस है वो जो एजेंट है वो अपने अकाउंट में से नहीं करेगा, वो प्रिंसिपल के अकाउंट में से ये बिजनेस करेगा। तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो वो जो इसने ऐसा डिसऑनेस्टली कोई कंसीलमेंट की या कोई मटेरियल फैक्ट नहीं उसको बताए तो वो उसको रेप्यूटेट कर सकता है। दूसरा है वो टू क्लेम फ्रॉम एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव बीन रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। अगर उसने अपने अकाउंट में से कुछ काम किया है उसको बेनिफिट अगर उसमें से मिला है तो वो बेनिफिट जो है वो प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल लेने का हकदार है। इसमें एक केस है, फर्स्ट जो है वो अब रेपुटेशन कर सकता है। तो ए ने डायरेक्ट किया बी को कि ए की एस्टेट को बेचे। बी को पता था कि इसमें माइंस हैं, उसने ए को कहा कि ये वाली जो एस्टेट है मैं खुद खरीदने को तैयार हूँ। ए ने कहा ओके, पर ए को इसके बारे में माइंस के बारे में नहीं पता था। बाद में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब बाद में ए को पता चला कि बी को इसके बारे में पता था कि इसके नीचे माइंस हैं, तो नाउ ही कैन आइदर रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और अडॉप्ट द सेल एट हिज ऑप्शन, वो उसकी मर्जी है। उसके बाद प्रिंसिपल्स राइट टू क्लेम बेनिफिट व्हेन एजेंट एक्टिंग ऑन हिज ओन अकाउंट।
जो एजेंट है, जब उसने एजेंसी का काम करना है तो प्रिंसिपल के अकाउंट में से काम करना है, अपने अकाउंट में से उसने काम नहीं करना। अगर वो ऐसा कुछ करता है, उसको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट जो है वो प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। इसमें डी बॉश वर्सेस ऑल्ट का केस था। एजेंट को इंटरेस्ट किया गया एक शिप को स्टेटेड प्राइस पे बेचने का। उसको उस टाइम पे कस्टमर नहीं मिला इस प्राइस पे। उसने क्या किया, जो शिप था खुद खरीद लिया, बाद में उसको हायर रेट पे बेच दिया। अब उसको जो बेनिफिट हुआ वो उसको प्रिंसिपल को लौटाना पड़ेगा। एक और केस है टर्नबुल वर्सेस गार्डन का केस। एजेंट ने चीजें खरीदी प्रिंसिपल के लिए कुछ, और उसने डिस्काउंटेड रेट पे खरीदी, पर उसने ये बात प्रिंसिपल को नहीं बताई। उसने प्रिंसिपल से जो एक्चुअल चार्ज थे, जो डिस्काउंटेड, वो नहीं लिए। जो प्रिंसिपल ने कहा था कि इस रेट में बेचना, वो प्रिंसिपल को दिए, पर प्रिंसिपल उससे जो एक्चुअल उसने डिस्काउंटेड रेट पे चीजें दी हैं वो ही पे करेगा, वो ज्यादा अमाउंट प्रिंसिपल नहीं पे करेगा। सेवंथ क्या है, ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। अगर एजेंट कोई काम करता है सेलिंग या परचेजिंग का, तो जो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो पैसे इकट्ठे करता है, वो सारे सम्स प्रिंसिपल को उसको लौटाने पड़ेंगे। हाँ, अगर उसके कोई लॉफुल ड्यूज हैं प्रिंसिपल की तरफ, उनको डिडक्ट कर सकता है, या उसने कुछ एडवांसेस दे रखे हैं, या कुछ एक्सपेंसेस हैं जो उसने खुद इनकर किए हैं अपनी पॉकेट में से, तो वो उसकी डिडक्शन कर सकता है। अब है राइट्स ऑफ एजेंट। फर्स्ट क्या है, राइट टू रिम्यूनरेशन। जो वैसे तो ट्रेड का कस्टम ये है कि जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक एजेंट को पैसे नहीं दिए जाते। पर अगर उनके बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट है कि जब जब आप ये काम करोगे तो आपको कमीशन मिलती रहेगी, तो वो कमीशन उसको साथ के साथ देनी पड़ेगी। एक सरस्वती देवी वर्सेस मोतीलाल का केस था। सरस्वती देवी और उसके हस्बैंड ने मोतीलाल, जो एक एस्टेट एजेंट था, उसको कहा कि हमारी प्रॉपर्टी तू बेच दे और परचेजर को ढूंढ लिया, और उस तब आपको कंपनसेशन हम वो देंगे, कमीशन देंगे। तो वो एक परचेजर को ढूंढ लाता है। वो 1,27,000 में इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी जो उन्होंने प्रॉपर्टी बेचनी होती है। तो बाद में ये वो रादर जो परचेजर था वो 30,000 एडवांस भी दे जाता है। बाद में ये मुकर जाते हैं, ये कहते हैं कि हमने इस कस्टमर को ये अपनी प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है। पर ये जो एजेंट है उनके ऊपर केस करते हैं कि मेरा 2500 जो कमीशन था वो आप दो। पर वो कहते हैं कि ये तो पूरी हुई नहीं है, पर वो तो एक कस्टमर को ढूंढ के लेके आया और कस्टमर भी रेडी था वो उनका एस्टेट खरीदने के लिए, तो इसका तो कोई फॉल्ट नहीं था। तो द एजेंट वॉज एंटाइटल्ड टू हिज कमीशन। उसके बाद है राइट टू रिटेन सम्स। अगर उसके बाद ये जो एजेंट है उसने सम्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे इकट्ठे किए हैं, तो वो उनको रिटेन करके सम्स को रख सकता है जब तक उसकी रिम्यूनरेशन नहीं मिलती या उसके कमीशन नहीं मिलता। तो अगर ये जो चीजें हैं जो बेची हैं उसकी रिम्यूनरेशन उसकी साथ के साथ मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सेलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है। अब थर्ड है राइट ऑफ लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। अगर एजेंट के पास, एजेंट ने उसके अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ सामान खरीदा है, तो वो जो सामान होता है उसके पोजेशन में होता है, वो उसको रिटेन करके रख सकता है जब तक उसकी कमीशन, डिसबर्समेंट्स या सर्विसेज के उसको पैसे नहीं मिलते। पर एक बारी वो इन चीजों से पार्ट हो जाता है, फिर ये वो अपना राइट खो देगा। उसका हक तभी तक है जब तक कि वो चीजें उसके पोजेशन में हैं। फोर्थ है राइट टू बी इंडेमनीफाइड। ये जो एम्प्लॉयर होता है, एजेंट जब कोई काम करता है, लॉफुल एक्ट करता है जो उसने प्रिंसिपल ने उसको करने के लिए कहा है, अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ उसको नुकसान हो जाता है तो जो प्रिंसिपल है उसको इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई एक सिविल रॉन्ग्स के लिए पहले क्या है, apart from the right of indemnity against the consequences of all lawful acts done by the agent is also entitled to indemnity against the consequences of an act
done in good faith even though the act caused an injury to the right of the third person। अगर उसने कुछ गुड फेथ में काम किया है और उसकी इंजरी थर्ड पर्सन को हो गई है तो उसके लिए भी जो प्रिंसिपल है वो इंडेमनीफाई उसको करेगा। अब एडमसन वर्सेस जर्विस का केस था। प्लेंटिफ एक ऑक्शनियर होता है, उसको कुछ चीजें बेचने के लिए कहा जाता है, उसने गुड फेथ में वो चीजें बेच देता है ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। बाद में पता चलता है कि डिफेंडेंट के पास तो राइट ही नहीं था इन चीजों को बेचने का। तो जो ट्रू ओनर होता है वो इसके ऊपर कंपनसेशन मांगता है, तो वो उसको ऑक्शनियर को जो कंपनसेशन ट्रू ओनर को देनी पड़ती है, तो इसके लिए वो एंटाइटल है टू बी इंडेमनीफाइड बाय द डिफेंडेंट फॉर द लॉस कॉज्ड टू द फॉर्मर। अब नो इंडेमनिटी इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। अगर आप किसी को क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए कहते हो तो आप उसको इंडेमनीफाई नहीं कर सकते हो। एजेंट कोई क्राइम कमिट करता है प्रिंसिपल के इंस्टेंस से ही, तो एजेंट इंडेमनिफाई होने के लिए क्लेम नहीं कर सकता। बेशक जो प्रिंसिपल है उसकी इम्प्लाइड या एक्सप्रेस उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को इंडेमनीफाई करूंगा। जैसे ए बी को एम्प्लॉय करते हैं कि तू सी की जाके पिटाई करके आ, वो सी की जाके पिटाई कर आता है, इससे उसको क्या करना पड़ता है, इसके कॉन्सिक्वेंस में उसको सी को डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, पर ए इज नॉट लायबल टू इंडेमनीफाई बी क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब राइट टू कंपनसेशन फॉर डैमेजेस ड्यू टू प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट। अगर प्रिंसिपल की कोई निग्लेक्ट करता है अपनी ड्यूटीज से तो उससे अगर एजेंट को कोई नुकसान हो जाता है तो वो उससे कंपनसेशन ले सकता है। जैसे एक वो है एग्जाम्पल, ए बी को एम्प्लॉय करता है ब्रिक लेयरिंग का काम देने के लिए एक बिल्डिंग में, पर जो स्कैफोल्डिंग का काम है वो खुद करता है। स्कैफोल्डिंग में बड़ी स्किल चाहिए होती है पर वो अनस्किलफुली इसको करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज में बी हर्ट हो जाता है। ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।